हेलो, कंटिन्यू करें हम। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ई वे बिल। सी फाइनल में ई वे बिल जो है वो एक चैप्टर का पार्ट है। चैप्टर का पूरा नाम है अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स एंड ई वे बिल। और इंटर में इनवॉइस नाम का जो चैप्टर था, इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस, डेबिट क्रेडिट नोट, उसी के साथ ई वे बिल होता है। चलो शुरू करते हैं। ई वे बिल इलेक्ट्रॉनिक वे बिल सेक्शन 68 इसके ऊपर लगता है, ठीक है। और हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। पेज नंबर 11.18। व्हेन ई वे बिल रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, किसको ई वे बिल जनरेट करना है? देखें, आप चाहे गुड्स की सेल करें, चाहे गुड्स स्टॉक ट्रांसफर हो रही हो या मूवमेंट हो रहा हो, आपको ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है इफ वैल्यू ऑफ गुड्स इज एक्सीड्स 50,000, ठीक है। और गुड्स के मूवमेंट करने के पहले ई वे बिल जनरेट हो जाना चाहिए। हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स, किसको ई वे बिल जनरेट करना है? जो गुड्स का मूवमेंट कॉज करता है, यानी जिसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है। मींस मैंने आपको गुड्स सेल करी, ठीक है, लेकिन मैंने बोला कि गुड्स मेरी तरफ से यही सेल हो जाती है, आपको गुड्स ले जाना है तो आप ले जा सकते हो। और आप रजिस्टर्ड रेसिपिएंट हैं और आपने क्या किया, एक ट्रक बुक किया और आप उसमें गुड्स ले गए, तो बताओ गुड्स का मूवमेंट कौन कर रहा है? रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट क्या करेगा? ई वे बिल जनरेट करेगा। अगर मैं आपको होम डिलीवर करके दूं गुड्स, तो गुड्स का मूवमेंट कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, सप्लायर कर रहा है, तो उसको ई वे बिल जनरेट करना होगा। नॉर्मल बोल है तो ई वे बिल सप्लायर भी जनरेट कर सकता है और ट्रांसपोर्टर भी कर सकता है, रेसिपिएंट भी कर सकता है। ओके ओके। अब जो वैल्यू ऑफ गुड्स है उसमें क्या इंक्लूड किया जाएगा? वैल्यू ऑफ गुड्स में इंक्लूड किया जाएगा जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू है, जो आपकी एग्जम्प्ट वैल्यू है, ठीक है। और ऑल्सो इंक्लूड, ध्यान सुनना, टैक्सेस, यानी कि 48,000 का 48,000 रुपए का सामान है और 5,000 रुपए का उस पर CGST SGST लगता है, तो वो कितने का हो जाता है? 53,000 का। तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। जबकि आप जानते हैं नॉर्मल केसेस में कभी भी टर्नओवर के देखने के लिए, कभी वैल्यू ऑफ सप्लाई देखने के लिए जीएसटी को कंसिडर नहीं करते, लेकिन यहाँ कंसिडर किया जाएगा। बट शेल एक्सक्लूड द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर द इनवॉइस इज इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। ओके, ये हो गया। अगला पॉइंट, स्पेशल सिचुएशन वेयर ई वे बिल नीड टू बी इशूड इवन इफ वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट इज लेस देन 50,000। और 50,000 से नीचे का वैल्यू है तब भी आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। नॉर्मल पॉइंट ये है कि ई वे बिल जनरेट होता है चाहे आप स्टॉक ट्रांसफर ही क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप अपनी फैक्ट्री से लेके आपके गोदाम तक ही क्यों ना जा रहे हो, चाहे आपने अप्रूवल भेजा हो, चाहे सेल किया हो, चाहे कुछ भी हो, आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है, ठीक है। डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 2 किलोमीटर जा रहे हैं तो भी ई वे बिल लगेगा, आप 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो भी ई वे बिल लगेगा। डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू से फर्क पड़ता है। वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, ठीक है, और वैल्यू में जोड़ा जाता है जीएसटी, भी वैल्यू का पार्ट बनता है। ओके, लेकिन उन्होंने बोला है कि अगर 50,000 से नीचे की वैल्यू तब भी आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। किस केस में? इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है, इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है जॉब वर्कर के पास, तो आपको ई वे बिल के साथ ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। दूसरा, इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय अ पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। आपको पता है एग्जेम्पशन आप पढ़ते हैं, जब रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हमने एग्जेम्पशन पढ़ा तो हमने बात की कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट करता है तो उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, 20 लाख के बाद ही उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ऐसे ही अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैंडीक्राफ्ट गुड्स को सप्लाई करता है तो उसको भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सपोज करें कि आप 6 लाख रुपए का इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ई वे बिल के थ्रू ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आप ई वे बिल किससे जनरेट करवा सकते हैं? ट्रांसपोर्टर से जनरेट करवा सकते हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, तो फिर से बताएं कौन से 2 केसेस में ई वे बिल मैंडेटरी है, चाहे 50,000 से नीचे सप्लाई। अगर जॉब वर्कर को इंटर स्टेट सप्लाई हो, या जो इंटर स्टेट सप्लाई किसके हैंडीक्राफ्ट गुड्स का होता है, जिस केस में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं होता, उस केस में भी आपको ई वे बिल तो जनरेट करना पड़ेगा। टैक्स तो नहीं, हम आपको रजिस्ट्रेशन तो नहीं करा रहे हैं, लेकिन ई वे बिल तो आपको साथ में लेके घूमना पड़ेगा। अब ई वे बिल इन केस ऑफ बिल टू शिफ्ट टू मॉडल। बिल टू शिफ्ट टू मॉडल क्या होता है? बी है,
ए है और सी। ए है बायर, बी है सप्लायर, सी है रेसिपिएंट। तो बायर ने ऑर्डर लगाया, ए ने ऑर्डर लगाया बी को कि मुझे गुड्स चाहिए, लेकिन आप किसको भेज देना, सी को भेज देना। तो ऐसा हो रहा है कि ए खरीद रहा है बी से और ए बेच रहा है सी को, लेकिन गुड्स बी से सी को डिलीवर हो रही है। तो सप्लायर तो दो है, ए बी से खरीद के सी को बेच रहा है, लेकिन डिलीवरी डायरेक्ट बी से सी को जा रही है। तो क्या दो ई वे बिल लगेंगे? नहीं, एक ई वे बिल से काम चल जाए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ईदर ए और बी कैन जनरेट ई वे बिल, but it may be noted that only one e-way bill is required to be generated. Information to be furnished in e-way bill. e-way bill में आप क्या क्या दिखाओगे? e-way bill दो पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आप गुड्स के संबंध में डिटेल डालते हैं और पार्ट बी में आप व्हीकल के संबंध में डिटेल डालते हैं। तो पार्ट ए में क्या क्या डिटेल होगी? डिटेल ऑफ GSTN ऑफ सप्लायर, रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ डिलीवरी, पिन कोड, डॉक्यूमेंट दैट इज टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान क्या है ई-वे बिल के साथ, नंबर एंड डेट, वैल्यू ऑफ गुड्स, HSN कोड, रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन। हो सकता है आप सेल ना कर रहे हो तो किस वजह से आपका कर रहे हैं, इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। टू बी फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। फिर से बोला पार्ट ए में गुड्स के संबंध में, सप्लाई के संबंध में डिटेल, और पार्ट 2 में व्हीकल के संबंध में डिटेल। इसे नॉर्मली पार्ट ए सप्लायर जनरेट करता है और पार्ट बी कौन जनरेट कर देता है, ट्रांसपोर्टर जनरेट करता है अपने अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन डालने के बाद। ठीक है, क्या क्या डिटेल देनी है आपको, वही चीज, GST नंबर, गुड्स के डिस्क्रिप्शन, गुड्स की वैल्यू, ठीक है, और आपका जहां डिलीवर कर रहा है उसका पिन कोड भी आपको देना पड़ेगा, प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या है वो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, रीजन ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, और आपके पास ई-वे बिल के साथ कौन से डॉक्यूमेंट आप लेके जा रहे हैं, टैक्स इनवॉइस है, बिल ऑफ सप्लाई है आपके पास, या फिर बिल ऑफ एंट्री हो सकती है, जो भी है आपको डिटेल देनी पड़ेगी। पार्ट बी में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट डिटेल होती है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर, ठीक है, आपको देना पड़ता है, और क्या देना पड़ता है, व्हीकल का नंबर देना पड़ता है। ठीक है, और कौन जनरेट करता है, इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय रोड, टू बी फर्निश्ड बाय पर्सन हु इज ट्रांसपोर्टिंग दी गुड्स। ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन इन पार्टी, पार्टी की इन्फॉर्मेशन ट्रांसपोर्टर भी भर सकता है, और ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर सप्लाई कर रहा है या कुरियर एजेंसी है तो कुरियर एजेंसी भी फाइल कर सकते हैं। आपका सामान आप MP से UP भेज रहे हैं, आपका सामान है, लेकिन कुरियर एजेंसी के थ्रू जा रहा है, तो या तो ई-वे बिल आप जनरेट कर दो पार्ट ए, और पार्ट बी तो ट्रांसपोर्टर जनरेट करेगा, लेकिन आप चाहें तो पार्ट ए कुरियर एजेंसी भी जनरेट कर सकते हो, पार्ट बी तो उसको जनरेट करना ही है क्योंकि वो हो गया है ट्रांसपोर्टर। ओके, समझ आ गया आपको यहाँ तक। हु इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू जनरेट ई-वे बिल, किनको ई-वे बिल जनरेट करना ही पड़ता है। तो वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन वेदर एज कंसाइनर और रेसिपिएंट एज कंसाइनी, जब रजिस्टर्ड पर्सन गुड्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसको ई-वे बिल फर्निश करना पड़ता है। वेयर द ई-वे बिल इज नॉट जनरेटेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन एंड द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, तो कौन जनरेट कर सकता है, ई-वे बिल शैल बी जनरेटेड बाय ट्रांसपोर्टर। तो नॉर्मली तो रजिस्टर्ड पर्सन जो सप्लाई कर रहा है, जो मूवमेंट कॉज कर रहा है वो करेगा, अगर वो नहीं करता है और ट्रांसपोर्टर के पास गुड्स रख के आता है तो ट्रांसपोर्टर क्या कर सकता है, ई-वे बिल जनरेट कर सकता है। मुद्दा ये है कि अगर आपका ट्रक कहीं बीच में पकड़ा जाता है और अगर ई-वे बिल नहीं है तो ट्रांसपोर्टर पे भी पेनलाइज हो जाएगा और सप्लायर तो पेनलाइज होना ही है, इसलिए ट्रांसपोर्टर जनरेट कर सकता है। वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवेज एंड बाय एयर और वेसल, अगर आपकी गुड्स रेलवे के थ्रू जा रही है, एयर या वेसल के थ्रू जा रही है, तो उस पर बहुत तगड़ा सिक्योरिटी रहती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ई-वे बिल जनरेट करे बिना भी गुड्स को ले जा सकते हैं। यानी पार्ट ए तो जनरेट करना पड़ेगा, पार्ट बी जनरेट नहीं भी हुआ तो चलेगा। यानी ट्रांसपोर्ट की डिटेल आपने नहीं भी डाली, आप उससे पूछ रहे हैं कि एयरक्राफ्ट का नंबर क्या है जिससे मेरा सामान जाए, तो आपको आइडिया नहीं है पार्ट बी के बारे में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो होता क्या है, पार्ट बी और पार्ट ए क्या है, पार्ट ए तो गुड्स की डिटेल है, पार्ट बी गाड़ी की डिटेल है, यानी आपने जिस गाड़ी की डिटेल डाली है गुड्स उसी ट्रक में होने चाहिए। अब आपने बीच में कुछ सामान उतारा, किसी और को दिया, सप्लाई करा दिया, और वो ट्रक पकड़ा गया, उसमें चेक करा जाएगा ये सामान कहाँ से आ रहा है, तो आपने बिल तो दिखा दिया, लेकिन गाड़ी का नंबर चेंज आ रहा है, तो आप पकड़े जाओगे कि इसकी परमिशन तो नहीं थी, आपका सामान तो किसी
और व्हीकल में होना चाहिए। लेकिन क्या एयरक्राफ्ट के केस में ऐसा हो सकता है? वैसे के केस में नहीं होता। तो ऐसे केस में आप ए पार्ट जनरेट कर दें, बी पार्ट जनरेट नहीं भी होता है तो चलेगा, बी पार्ट बाद में जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा, ए पार्ट जनरेट कर देगा और पार्ट बी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट भी जनरेट हो सकता है। बस रेलवे केस में सिंपल सा समझे कि जब कोई गुड्स उठाने आएगा तो उसके पास पार्ट ए और पार्ट बी दोनों होने चाहिए, और पहले अब जनरेट करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे, नो रिक्वायरमेंट टू कैरी ई-वे बिल अलोंग विद गुड्स, बट ई-वे बिल जनरेटेड प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, लेकिन जब आप गुड्स की डिलीवरी लेने आ रहे हैं तब आपको ई-वे बिल दिखाना पड़ेगा। तो सिंपल से बता दें मुझे, एयरक्राफ्ट, वेसल और रेलवे केस में अगर आप ई-वे बिल जनरेट नहीं करते हैं, कंप्लीट ई-वे बिल जनरेट तब माना जाता है जब पार्ट ए और पार्ट बी दोनों हो जाए, दोनों नहीं है तो ई-वे बिल कंप्लीट नहीं माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा। लेकिन तो आप ट्रक्स के केस में या नॉर्मल जीटीए केस में आपको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ता है मूवमेंट होने के पहले। ठीक है, पहले अगर आपने नहीं किया तो ट्रांसपोर्टर के पास जब गुड्स ले गए हैं तो वो वहाँ ई-वे बिल जनरेट कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन रेलवे के केस में, एयरक्राफ्ट के केस में, वेसल के केस में ट्रांसपोर्टेशन के मूवमेंट शुरू होने के बाद भी ई-वे बिल जनरेट हो सकता है। लेकिन रेलवे के केस में ऐसा बोला गया है कि जब गुड्स उठाने आए तब ई-वे बिल लेके आना, अदरवाइज हम डिलीवरी नहीं देंगे। ट्रांसपोर्टर चाहे तो अगर उसके पास छोटे छोटे गुड्स कई लोगों के आए हैं और उन्होंने अपना अपना ई-वे बिल नहीं दिया तो वो अपना ई-वे बिल जनरेट कर सकता है। ट्रांसपोर्टर चाहे तो सबने अपने अपने ई-वे बिल दिए हैं और गुड्स को डिलीवर करने के लिए ट्रांसपोर्टर को दे दिया है, तो सारे ई-वे बिल साइड में रख के कंसोलिडेटेड ई-वे बिल जनरेट कर सकता है, जिसमें दिखा देगा कि किस किस सप्लायर का सामान जा रहा है और किस किस रेसिपिएंट के पास पहुंचाना है, ताकि जब ट्रक रोका जाए तो एक ई-वे बिल दिखाए, ना कि 50 लोगों का ई-वे बिल। ठीक है, when the movement is caused by an unregistered person, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन मूवमेंट कॉज करता है तो फिर रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर लायबिलिटी की उसको क्या करना पड़ेगा, ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर रेसिपिएंट है तो ऐसा माना जाएगा कि सप्लायर ने ही गुड्स का मूवमेंट किया है, लेकिन मूवमेंट किसने किया है, रेसिपिएंट ने किया है, तब भी माना जाएगा कि सप्लायर ने ही मूवमेंट किया है। when the goods are supplied by unregistered supplier to a recipient who is registered, तो फिर रेसिपिएंट को ही क्या करना पड़ेगा, ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। when it is not mandatory to furnish the detail of conveyance in part B, आपको कब कन्वेंस की डिटेल सबमिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है बाय रोड, पार्ट बी फर्निश्ड करना पड़ता है आपको। लेकिन अगर डिस्टेंस 50 किलोमीटर तक है, ठीक है, और सेम स्टेट में उसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको व्हीकल की डिटेल नहीं भी सबमिट करते, पार्ट बी नहीं भी करते तो चलेगा। किन केसेस में, इन दो केसेस में। कौन से दो केसेस में, आप अपनी फैक्ट्री से माल उठा के ट्रांसपोर्टर के घर तक, दुकान तक लेके जा रहे हैं, तो अब यहाँ आपने छोटी सी पिकअप गाड़ी करी है और आप जो ट्रांसपोर्ट जीटीए है उसके तक सामान लेके जा रहे हैं और वो 50 किलोमीटर के अंदर है, तो आपको जो छोटी गाड़ी आपने बुक करी है इसकी डिटेल पार्ट बी में डालने की जरूरत नहीं है। तो पार्ट बी कब जनरेट होगा, जब आपका मेन ट्रांसपोर्टर गुड्स को वहां से आगे ले जाएगा। आई समझ बात। दूसरा, आपका ट्रांसपोर्टर गुड्स ले गया है, आपने इंदौर से मुंबई गुड्स को ट्रांसपोर्ट करा है, उसने अब पार्ट भी जनरेट कर लिया होगा, है ना, मेन ट्रांसपोर्टर ने। अब उसने अपना जो उसका प्लेस है मुंबई में वहां तक गुड्स ले गया और उसके बाद उसने छोटी छोटी व्हीकल से अलग अलग पर्सन का गुड्स आगे क्या किया, फर्दर डिलीवर किया, तो उस व्हीकल की डिटेल जीएसटीआर पार्ट बी में डालने की जरूरत नहीं है। अगर डिस्टेंस ट्रांसपोर्टर की प्लेस से डिलीवरी का डिस्टेंस 50 किलोमीटर तक है, ठीक है, और सेम स्टेट में है, सेम स्टेट मतलब जहां उसकी प्लेस थी और जहां वो डिलीवर करने वाला है 50 किलोमीटर के अंदर, वो सेम स्टेट में होगा, तो उसको अलग से पार्ट भी जनरेट करके उस व्हीकल की डिटेल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से बता दें, आप व्हीकल की डिटेल नहीं डालनी पड़ेगी कब, दो केसेस में। अगर आप अपने फैक्ट्री से, अपनी प्लेसेस से, सप्लायर अपनी प्लेसेस से ट्रांसपोर्टर की प्लेस तक गुड्स को लेके जा रहा है, 50 किलोमीटर के अंदर है, सेम स्टेट में है, अलग से डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। फिर जब मेन ट्रांसपोर्टर गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो वो डालेगा जीएसटीआर सॉरी पार्ट भी डिटेल डालेगा या नहीं डालेगा, डालेगा। लेकिन जब वो अपनी प्लेस पे ले जाएगा, ट्रांसपोर्टर अपनी प्लेस पे ले गया है दूसरे स्टेट में और वहां से फर्दर ट्रांसपोर्ट कर रहा है अलग अलग रेसिपिएंट के पास और 50 किलोमीटर के अंदर, तो अलग से भी डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ आपको। आगे देखें, यूनिक ई-वे बिल
यूनिक ईवेबल क्या होता है, पार्ट ए और पार्ट बी को जोड़ दें तो हम उसी को यूनिक बिल बोलते हैं, यूनिक नंबर इशू कर दिया जाता है। अगर पार्ट ए और पार्ट बी ना हो तो वैसे भी ईवेबल कंप्लीट नहीं माना जाता। ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर, अगर आप कहीं गुड्स को ले जा रहे हैं और आपको क्या करना पड़ रहा है, गुड्स को एक कन्वेंस से उतार के दूसरे में रखना पड़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कन्वेंस खराब हो गई हो और आप दूसरे कन्वेंस में लेके जा रहे हो, तो आप दूसरे कन्वेंस का मूवमेंट तब तक शुरू नहीं कर सकते जब तक कि पार्ट बी भी अमेंड अपडेट ना हो जाए, उसमें नई व्हीकल का गुड्स का नंबर अपडेट ना कर दिया जाए। तो पार्ट ए आपका जो था उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, डिटेल ऑफ न्यू व्हीकल सबमिट करनी होगी। कंसोलिडेटेड ईवेबल, मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्टर के पास कई लोगों का सामान आया है, उसको लेके जाना है, तो सबके ईवेबल को जोड़ के वो एक कंसोलिडेटेड ईवेबल बना सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखा है, इन्फॉर्मेशन सबमिटेड फॉर ईवेबल कैन बी यूज्ड फॉर फाइलिंग जीएसटी रिटर्न। अब आप देख रहे हैं, अभी दो बातें समझाता हूँ। जब से ई इनवॉइसिंग आ गई है, किसको ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी कर दी गई है, जिनका 17, 18, 18, 19, 19, 20 या 20, 21 का टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, ठीक है, तो उनको ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है B2B सप्लाई में। अब अगर उन्हें ई इनवॉइसिंग की है तो वही इनवॉइस GSTR 1 में भी चला जाता है और वही ईवेबल को ऑटो जनरेट कर देता है। उसके साथ ईवेबल ऑटो जनरेट हो रहे हैं। अगर ई इनवॉइसिंग ना होती तो आप गुड्स सप्लाई करते तो आपको ईवेबल बनाना पड़ता, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, और उसमें आप दिखाते आप क्या सप्लाई कर रहे हो, इनवॉइस नंबर क्या है, गुड्स का डिस्क्रिप्शन क्या है, रेसिपिएंट का जीएसटी नंबर क्या है, ये सब हमने देखा ना कि ईवेबल में बताना पड़ता है। तो आपने ऑलरेडी सब कुछ ही तो बता दिया। तो जब आप ईवेबल अपलोड करते हो तो फिर आपको GSTR 1 में अलग से इनवॉइस अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ईवेबल ही क्या कर देगा, आपके GSTR 1 में इंफॉर्मेशन डाल देगा। तो मैंने बोला अगर ई इनवॉइसिंग है तो GSTR 1 में इनवॉइस भी नहीं डालने और ईवेबल भी नहीं बनाना पड़ेगा, बन के आ जाएगा। अगर इनवॉइसिंग नहीं है और ईवेबल बनाया है तो भी GSTR 1 में अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है क्योंकि वो आ जाएगा। कैंसिलेशन ऑफ ईवेबल, आपने अगर ईवेबल इशू किया है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो, लेकिन अगर उसको वेरीफाई कर दिया गया, यानी कि आप ईवेबल लेके जा रहे थे और उसको किसी ऑफिसर ने आपका ट्रक रोका, ईवेबल को वेरीफाई कर दिया है, आप उसके बाद उसको कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, अगला है वैलिडिटी पीरियड ऑफ ईवेबल, इसमें अमेंडमेंट आया है। ठीक है, ध्यान सुन लेना, अमेंडमेंट है। अगर ईवेबल कितने समय तक वैलिड रहेगा, तो पहले ये लिखा था कि जिस दिन ईवेबल बनता है उस दिन को छोड़ दो, उसकी रात से टाइमिंग शुरू होती है, यानी आज आपने ईवेबल जनरेट करा है तो आज रात के 12 बजे से टाइम शुरू हो जाएगा। तो नॉर्मल ट्रक पे आप गुड्स लेके जा रहे हो, आज ईवेबल जनरेट हो गया है ना, ठीक है, तो अब ये रात के 12 बजे से रात के बाद 11:59 तक एक दिन वैलिड रहेगा। 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यानी आपने बोला कि मैं 250 किलोमीटर दूर सामान ले जाना है, आज ही वेबल बना तो 2 दिन वैलिड रहेगा। 200 किलोमीटर और पार्ट ऑफ 200 किलोमीटर, पहले लिमिट कितनी थी 100 किलोमीटर, यानी हम बोल रहे हैं कि आप एक दिन में इतना तो चले ही जाओगे, है ना, इतना वैलिड रहेगा। फिर से बताएं, ईवेबल वैलिड कब तक रहेगा, अगर आपने आज ईवेबल जनरेट किया है, आज की रात से मिडनाइट से शुरू होगा और 200 किलोमीटर के अंदर जाना है तो एक दिन ईवेबल रहेगा, यानी आपका ट्रक कल के बाद कहीं मिल गया, आप बोले सर ईवेबल, वो माना नहीं जाएगा। सवाल यह है कि इतना टाइम कैसे लगा, मतलब आप गुमराह कर रहे थे, यहाँ निकल गए थे, अलाउड नहीं। दूसरा, अगर 200 किलोमीटर से ज़्यादा आप जाते हैं, ठीक है, तो हर पार्ट के लिए आपको एक दिन बढ़ता जाएगा। आपके मल्टी एक्सल वाले ट्रक है, ठीक है, आप देखते हो बहुत बड़े वाले ट्रक्स होते हैं, उनके केस में वो ज़्यादा चल नहीं पाते, उनको कितना कितना दिया गया है टाइम, उनको दिया गया है 20 किलोमीटर तक, उनको एक दिन की वैलिडिटी रहेगी, यानी ईवेबल बनाया है तो एक दिन में 20 किलोमीटर जा सकते हो। आपको 35 किलोमीटर जाना है तो आपको 2 दिन का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, ओके, ये मिडनाइट से देखा जाता है, ठीक है, टाइमिंग जो देखा जाता है वो मिडनाइट से देखा जाएगा। आगे देखें, एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड, अगर आपको लगता है कि आप किसी जाम में फंस गए हैं, ठीक है, जाम हो रहा है वहां, तो आप क्या कर सकते हैं, ईवेबल के एक्सपायर होने के 8 घंटे पहले तक, सॉरी, ईवेबल के एक्सपायर होने के 8 घंटे के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हैं, उनको इन्फॉर्म करके एक्सटेंशन
मांग सकते हैं कि हमारे ईमेल का टाइम पीरियड बढ़ा दो। आपको रीजन बताना पड़ेगा और उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब वो आपके करेंगे ईमेल की टाइम लिमिट क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। प्रूव नहीं करना पड़ता, बस इतना कि हाँ आपने परमिशन ली थी। पोर्टल पे ईमेल को अपडेट करना है आपको। देखो ड्राइवर रजिस्टर्ड होगा तो ड्राइवर अपडेट करेगा, नहीं रजिस्टर्ड होगा तो उसका जो सप्लायर था वो अपडेट करेगा, जिसने ईमेल जनरेट करा है वो उस पर इन्फॉर्म कर देगा। हाँ 8 घंटे के अंदर कर सकते हो, ट्रक क्यों ना कराएगा। सुनो सुनो सुनो, कुछ कंफ्यूजन हुई है क्या। आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंशन बाय ट्रांसपोर्टर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। कौन देगा एक्सटेंशन, कमिश्नर देगा। आपको क्या करना है, किसी भी नेचुरल कैलेमिटी से या किसी भी वजह से, लॉ एंड ऑर्डर से, ट्रांसशिपमेंट की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से डिले हो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, द वैलिडिटी ऑफ ईवे विल मे बी एक्सटेंडेड विद इन 8 आवर फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स एक्सपायरी से 8 घंटे बाद तक भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, लेट इन्फॉर्म कर सकते हैं। आपको लग रहा था आप टाइम पे पहुंचेंगे, एक्सीडेंट हो गया, अब ईमेल अपडेट करोगे या, हाँ तो आप 8 घंटे अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए एक्सेप्टेंस ऑफ ईबे बिल, अब पार्ट ए सप्लायर जनरेट करता है और रेसिपिएंट को क्या करना पड़ता है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसलिए एक्सेप्ट करना पड़ता है कि अगर ई बिल एक्सेप्ट नहीं करेगा रेसिपिएंट और ट्रक पकड़ा गया और पूछा जाएगा कि सामान कहाँ जा रहा था, तो रेसिपिएंट बोलेगा नहीं नहीं मैंने तो नहीं मंगाया, ऐसा कोई सामान मेरे पास तो नहीं आ रहा था। इसलिए जो ई बिल जनरेट किया जाता है, चाहे वो सप्लायर जनरेट करे या ट्रांसपोर्टर, किसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, रेसिपिएंट को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ई बिल जनरेटेड इन वन स्टेट इज वैलिड इन अनदर स्टेट। आप एक ई बिल लेके आप मल्टीपल स्टेट में घूम के आ सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिचुएशन वेयर ई बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, कहाँ आपको ई बिल जनरेट नहीं करना पड़ता। एक कुछ सिचुएशन है, देखना कौन सी सिचुएशन, जहां आप क्या कर रहे हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के सिलेंडर्स लेके घूम रहे हैं और कहाँ ले जा रहे हैं, हाउस होल्ड में लेके जा रहे हैं, या नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के कस्टमर के पास लेके जा रहे हैं। केरोसिन ऑयल को आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर जो सिस्टम होता है, ठीक है, जो सोसाइटीज वगैरह होती है उनमें लेके जा रहे हैं केरोसिन, तो आपको ईमेल जनरेट नहीं करना पड़ेगा। पोस्टल बैगेज के केस में नहीं जनरेट करना पड़ेगा। कैंसिल डिस्चार्ज हो गई, एक मिनट ना, पोस्टल बैगेज के केस में नहीं करना पड़ेगा। नेचुरल या कल्चर्ड पर्ल्स के केस में, स्टोन्स के केस में, मतलब जो आप स्टोन्स ले जाते हैं प्रीसियस सेमी प्रीसियस, उनके केस में आपको ईमेल जनरेट नहीं करना पड़ेगा। ज्वेलरी गोल्ड स्मिथ या सिल्वर स्मिथ के वेयर्स के केस में ईमेल जनरेट नहीं होगा। करेंसी का आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं एंड डिलीवरी बैंक जो लेके जाती है कैश डिलीवरी करती है, उसको ईमेल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। यूज पर्सनल एंड हाउस होल्ड इफेक्ट, आप रूम शिफ्ट कर रहे हैं, ईमेल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। कोरल अनबग्ड और बग्ड कोरल के केस में आपको ईमेल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। फिर से एक बार बोलते हैं, आप क्या कर रहे हैं, हाउस होल्ड को या एग्जेम्प्टेड कस्टमर को क्या कर रहे हैं, एलपीजी सप्लाई कर रहे हैं, तो ईमेल की जरूरत नहीं है। केरोसिन ऑयल सप्लाई कर रहे हैं, ईमेल की जरूरत नहीं है। पोस्टल बैगेज के केस में जरूरत नहीं है। आप जो स्टोन्स होते हैं, कल्चर्ड पेल्स होते हैं, नेचुरल स्टोन्स होते हैं, उसके केस में जरूरत नहीं है। ज्वेलरी गोल्ड स्मिथ या सिल्वर स्मिथ के वेयर है, ठीक है, उसके केस में जरूरत नहीं है। करेंसी यूज्ड पर्सनल या हाउस होल्ड इफेक्ट के केस में और कोरल अनबग्ड या बड़े केस में ईमेल की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया स्पेसिफाइड गुड्स। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद जो पॉइंट है देखना, नॉन मोटराइज कन्वेंस के केस में अगर आप साइकिल पे सामान लेके जा रहे हैं तो ईमेल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर कस्टम पोर्ट से कस्टम फ्रेट स्टेशन तक सामान लेके जा रहा हो या कस्टम फ्रेट स्टेशन से कस्टम पोर्ट तक सामान लेके आ रहा हो, तो उन केसेस में ईमेल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे एरिया में गुड्स का मूवमेंट करना जो गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है, वहां पर ईमेल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे डिफेंस के एरियाज, वहां अगर डिफेंस का मटेरियल यहाँ से वहां जा रहा है तो आपको ईमेल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ गुड्स को एग्जेम्प्ट कर रखा है उन्होंने कि इन गुड्स के संबंध में ईमेल जनरेट नहीं किया जाएगा, तो वो जनरेट नहीं किया जाएगा। अगर आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ईमेल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। यानी आप शराब लेके घूम रहे हैं तो आपको ईमेल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेगेटिव लिस्ट की जो गुड्स है सप्लाई कर रहे हैं तो ईमेल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ये मैं बता चुका हूँ आपको, कस्टम के वेयरहाउस, कस्टम के पोर्ट से आप फ्रेट स्टेशन पे ले जा रहे हैं, उससे वापस ला रहे हैं, तो आपको ईमेल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा हैंग हो रहा है, ज़्यादा हो गई।
बस 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 छुट्टी होने वाली है, बच्चे खुश हो जाए। देखें, जो यूनिट रन कैंटीन है उनके पास कुछ ले जा रहे हैं या बाहर से लेके आ रहे हैं तो भी ईमेल की जरूरत नहीं है। डिफेंस फॉर्मेशन के लिए गुड्स लेके जा रहे हैं, ईमेल की जरूरत नहीं है। कंसाइनर अगर कौन है, गवर्नमेंट है, ईमेल की जरूरत नहीं है। एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स है, ईमेल की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ पॉइंट है देख लें। अगर आप 20 किलोमीटर तक सामान लेके जा रहे हैं, कहाँ, धर्म कांटा पर वेट करने के लिए, और 20 किलोमीटर तक वापस आ रहे हैं, तो ना जाने में ईमेल की जरूरत है, ना ही आने में ईमेल की जरूरत है। आप एम्प्टी सिलेंडर लेके घूम रहे हैं, रीजन अदर देन सप्लाई, नहीं बेचने के लिए लेके नहीं घूम रहे, वापस लेके आ रहे हैं, तो ईमेल की जरूरत नहीं है। और जब सिलेंडर लेके जा रहे थे तब हाउस होल्ड में या एग्जाम कस्टमर के पास, तो भी ईमेल की जरूरत नहीं थी। यानी आप कॉमर्शियल सिलेंडर बेचने जा रहे हैं तो ईमेल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये लिस्ट एक बार देख लेना, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको याद, फिर भी थोड़ा सा देख लेना कि किन जगह पे उन्होंने माफ किया है। डॉक्यूमेंट डिवाइसेस टू बी कैरिड बाय पर्सन ऑफ कन्वेंस, ईमेल के साथ क्या होना चाहिए, ईमेल के साथ इनवॉइस होना चाहिए, बिल ऑफ सप्लाई होना चाहिए, डिलीवरी चालान होना चाहिए। और ई इनवॉइसिंग के केस में इनवॉइस लेने की जरूरत नहीं है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर लेके आप घूमें, और जब भी कोई मांगेगा तो बता देना कि ये इनवॉइस रेफरेंस नंबर। हम पढ़ चुके हैं इनवॉइस रेफरेंस नंबर क्या होता है। ई इनवॉइसिंग के केस में जब इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे इनवॉइस अपलोड करते हैं तो वहां से हमें IRN जनरेट कर दिया जाता है। डॉक्यूमेंट इन लीव ऑफ ई-वे बिल के जगह कोई और डॉक्यूमेंट भी ले सकते हो अगर कमिश्नर उसकी परमिशन देता है नोटिफिकेशन से, तो देखा जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कन्वेंस, आप एक बहुत नॉर्मल बात है। इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स, आपकी अगर आप गुड्स लेके जा रहे हो, आपका ट्रक को रोका जाता है और उसका वेरिफिकेशन किया जाता है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी ऑफिसर क्या कर रहा है, आपकी गुड्स का वेरिफिकेशन कर रहा है, उसको एक समरी रिपोर्ट बना के क्या करनी पड़ेगी, अपलोड करनी पड़ेगी कि मैंने इसका ट्रक रोका था और इसमें इस तरह की गुड्स पाई गई। 24 घंटे के अंदर समरी रिपोर्ट और 3 दिन के अंदर फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। आगे देखें, फैसिलिटी फॉर अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिटेंशन ऑफ व्हीकल, अगर आपकी व्हीकल को आधा घंटे से ज्यादा रोका जाता है, कितनी देर से ज्यादा, आधा घंटे 30 मिनट से ज्यादा रोका जाता है, तो आप ऑफिसर को बोल सकते हैं कि सर मैं अपलोड करूंगा अपने हिस्ट्री पोर्टल में कि मेरी गाड़ी 30 मिनट से ज्यादा रोकेगी। एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ, ई-वे बिल अगर साथ में है, नॉर्मल बात यह है कि गुड्स व्हीकल को रोका ना जाए, रोका भी जाता है तो 30 मिनट से ज्यादा नहीं रोका जाए, और अगर एक बार रोक ली गई है तो दोबारा तो बिल्कुल भी नहीं रोका जाए। यानी आप उसमें लिखो एक समरी रिपोर्ट बना के दो 24 घंटे के अंदर, और अदरवाइज लिख दो कि हमने इस गुड्स का इंस्पेक्शन कर लिया है। तो सर क्या फिर एक बार वेरिफिकेशन हो गया उसके बाद वो गुड्स बदल के ले जाए तो क्या होगा, तो आप बिल्कुल रोक सकते हैं। नॉर्मली नहीं रोका जा सकता जब तक कि आपको एक डाउट ना हो कि एक बार वेरिफिकेशन के हो जाने के बाद भी गुड्स में कोई चेंज किया जाने की संभावना है। ठीक है, तो फैसिलिटी फॉर अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिटेंशन ऑफ व्हीकल, आपने उसकी गुड्स आपने उसकी व्हीकल को रोक के रखा था 30 मिनट से ज्यादा, तो GST पोर्टल पे ये बात अपलोड कर सकता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ GST ई-वे बिल 1, पार्ट ए में कौन से लोग इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं कर सकते, इन लोगों को मना किया गया है कि आप ई-वे बिल नहीं फर्निश कर सकते। कौन से लोग ई-वे बिल फर्निश नहीं कर सकते, जिन्होंने 2 क्वार्टर का पेमेंट ना किया, यानी रिटर्न फाइल ना किया हो या 2 क्वार्टर का पेमेंट ना किया हो। जैसे कि कंपोजिशन स्कीम वाले को CMP पेमेंट 08 में 18 को क्वार्टरली पेमेंट करना पड़ता है, अगर उसने 2 क्वार्टर से पेमेंट ना किया हो तो कंपोजिशन सप्लायर पार्ट ए जनरेट नहीं कर सकता। या आपने 2 कंसेक्यूटिव मंथ का GSTR 3B फाइल ना किया हो, या 2 महीने का GSTR 1 फाइल ना किया हो, तो ऐसे लोगों को और जिनका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ, ये अमेंडमेंट, जिनका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ हो वो भी ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकते। 4 लोग जो ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकते, पहला कॉम्पिटिशन डीलर अगर उसने 2 क्वार्टर से पेमेंट ना किया हो, नॉर्मल पर्सन अगर उन्होंने 2 महीने से GSTR 3 फाइल ना किया हो, या फिर ये 2 महीने से GSTR 1 फाइल ना किया हो, तो ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे, या जिसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया गया है वो नहीं कर पाएंगे। कंसर्निंग रेसिडेंट टैक्स पेयर स्टोरिंग गुड्स इन दी ट्रांसपोर्टर्स गोदाम, ये इंपॉर्टेंट नहीं। रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, ट्रांसपोर्टर को अपनी नॉर्मल
अकाउंटिंग करनी पड़ती है, ठीक है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं। तो यहाँ पर ई वे बिल खत्म होता है। थोड़ा सा टाइम में हम टाइम ऑफ सप्लाई कर लें, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। टाइम ऑफ सप्लाई में क्या टाइम लगेगा, मैक्सिमम 10 मिनट हो जाएगा। हॉस्टल बंद हो रहा है तो सब लोग अगर एग्री है ही तो फिर हम टाइम ऑफ सप्लाई कर पढ़ लेते हैं। अरे 10 मिनट में तो हो जाना है ना, नहीं हुई है। मैक हाँ, टाइम ऑफ सप्लाई में कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, 10 मिनट मैक्सिमम लगेंगे, करा दूं तो देखो कर लो। सुनो 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 सुनो, बच्चे ऐसा होना चाहिए कि टीचर मना कर रहा है लेकिन बच्चों ने नहीं सर करा दो, ऐसे होना चाहिए, है नहीं, मैं ऐसा कह रहा हूँ, ऐसे होना चाहिए। लेकिन सबका नसीब इतना अच्छा थोड़ी होता है, ऐसे बच्चे नहीं होते। सुनो 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 सुनो, बस 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 सुनो, हेलो, टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, इसके तो कैसे कैसे बच्चों को टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ाना पड़ रहा है मुझे, जल्दी जल्दी। टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, सेक्शन 12 गुड्स की सप्लाई के बारे में बात करता है, सेक्शन 13 सर्विस के बारे में। तो हम बात करते हैं शुरू कहाँ से, गुड्स। 12(1) इतना बस बोलता है कि आपको टैक्स कब चुकाना पड़ता है, जब आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाए। तो 12(1) कुछ नहीं बोला है। 12(2) नॉर्मल केस में टाइम ऑफ सप्लाई बताता है। 12(3) आर्ट सेविंग केस में बताता है। 12(4) टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर्स बताता है, ठीक है। 12(5) टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रेसिडुअल केसेस बताता है। और 12(6) टाइम ऑफ सप्लाई फॉर एडिशन, जब कंसिडरेशन टाइम पे रिसीव नहीं होता है तो उसकी वजह से जो हमें इंटरेस्ट या फीस पेनल्टी मिलती है उसको भी हम क्या मानते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई मानते हैं, तो उसके केस में बात करता है, ठीक है। 12(2) में क्या लिखा है, नॉर्मल केस में लिखा हुआ है कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा, पहले सुने, इतने पॉइंट अलग हैं और ये पॉइंट कॉमन है, ठीक है। तो टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में क्या होता है, तो गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई लिखा हुआ है कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर। तो बताओ गुड्स के केस में डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस तो पता होगा हमें, लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस क्या होती है, रिमूवल के केस में रिमूवल की डेट, और रिमूवल नहीं हुआ तो गुड्स अवेलेबल कराने की डेट, ठीक है। और अप्रूवल के केस में जब उसने एक्सेप्ट कराया 6 महीने व्हिचएवर इज अर्लियर की डेट, ठीक है। तो बस जो आपका डेट ऑफ इशू इनवॉइस है या लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर, पेमेंट इररिलेवेंट है। पहले पेमेंट को देखा जाता था, अब पेमेंट को नहीं देखा जाता, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिखी हुई, मैंने ग्रुप पे डाला हुआ है, नहीं डाला हुआ तो अभी डालूंगा। 12:30 लिखा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ आरसीएम। आरसीएम के केस में क्या होगा, आरसीएम के केस में किसके एंगल से देखना है, रिसिपिएंट। तो जिस दिन उसको गुड्स रिसीव हो गई हो, जिस दिन वो पेमेंट कर दें, ठीक है, या जिस दिन इनवॉइस डेट प्लस 31 डेज व्हिचएवर इज, फिर से गुड्स रिसीव हो गई हो या उसने पेमेंट कर दिया हो, या इनवॉइस प्लस 31 डेज व्हिचएवर इज। कब मानेंगे उसने पेमेंट कर दिया है, जिस दिन वो अपनी बुक्स में एंट्री करेगा पेमेंट की, और जिस दिन उसके बैंक के अकाउंट में डेबिट होगा व्हिचएवर इज अर्लियर। तो सिंपल सा बोलूं, गुड्स रिसीव हो गई, उसने अपनी बुक्स में एंट्री कर ली पेमेंट की, उसके बैंक में डेबिट हो गया, या इनवॉइस प्लस 31 व्हिचएवर इज क्लियर माना जाए। रिसीव पेमेंट करने के लिए तो ऐसा देखते हैं, रिसीव के लिए कब देखते हैं, रिसीव के लिए देखते हैं जिस दिन हम अपने बुक्स में रिसीव करने की एंट्री करते हैं, हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है व्हिचएवर इज अर्लियर। ये हो गया। अब देखें 12(4) टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर्स। वाउचर्स का जो समझा रहा हूँ वो सर्विस में भी लगेगा, दोबारा नहीं समझाऊंगा, यहाँ से जो भी समझा रहा हूँ वो सर्विस में भी सेम है। आप अगर वाउचर इशू करते हैं और आपको वाउचर इशू करते समय ही पता है कि इनका रिडेम्पशन कहाँ होगा, तो इशू करने की डेट ही टाइम ऑफ सप्लाई है। अगर नहीं पता यानी सप्लाई आइडेंटिफिएबल नहीं है, तो जब उसको इस्तेमाल किया जाएगा, रिडीम किया जाएगा, वो टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाए, ठीक है। यही सर्विस के केस में होगा। और 12(5) यहाँ लिखा नहीं है, 12(6) लिख लें, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ इंटरेस्ट लेट फीस। तो जब आपको कंसिडरेशन टाइम पे नहीं मिलता है तो जो इंटरेस्ट
लेट फीस मिलती है उसको भी हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मानते हैं, लेकिन उसका टाइम ऑफ सप्लाई तब होता है जब वो एक्चुअली रिसीव हो। आपको ठीक है, मैं आपको बताऊंगा 12(5) क्या है, बताऊंगा थोड़े से। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में 13 बनते ही बोलता है कि टाइम ऑफ सप्लाई पे ही आपको टैक्स चुकाने की लायबिलिटी अराइज होगी। 13(2) बोलता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के केस में टाइम ऑफ सप्लाई। तो उन्होंने बोला है कि देखो अगर इनवॉइस टाइम पे इशू कर दी जाए, और टाइम क्या होता है इनवॉइस इशू करने का, सर्विस के 30 या 45 दिन के अंदर, करेक्ट। और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में पेमेंट की ड्यू डेट है तो ड्यू डेट तक, ड्यू डेट नहीं है तो पेमेंट की डेट तक, इवेंट कंप्लीट के केस में इवेंट के कंप्लीट होने पर इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए। तो एक बात ध्यान से सुनना, जब मैं से फाइनल में था, मैं सेल्फ ही किया था, तो मैं कंफ्यूज हो जाता था। मैं ऐसा सोचता था कि सर्विसेज की इनवॉइस अलग से देख रहे हैं और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई की प्रोविजन अलग है। मैं ऐसा सोचता था कि नॉर्मल सर्विस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई की प्रोविजन अलग है और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में अलग है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस अलग है, इनवॉइस इशू करने की ड्यू डेट अलग है। नॉर्मल सप्लाई में सर्विस में क्या है, सर्विस के 30 दिन के अंदर या 45 दिन के अंदर। और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में क्या है कि जिस दिन ड्यू डेट पता है अगर आपको पेमेंट की, तो ड्यू डेट, पेमेंट की ड्यू डेट नहीं पता तो जिस दिन पेमेंट आए और इवेंट हो जाए तो इवेंट हो जाए। तो यहाँ इनवॉइस इशू करने की डेट अलग है, टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन सेम है। तो टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन क्या है, चाहे वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस हो या कोई भी सप्लाई ऑफ सर्विस हो। तो प्रोविजन क्या है, प्रोविजन है कि अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हो गई, अभी आप देख लो अपने अपने हिसाब से कि वो टाइम पे इशू हुई है या नहीं हुई। अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हो गई, तो 3 इवेंट होते हैं, सर्विस देना, इनवॉइस इशू करना, पैसे लेना। ठीक है, तो सर्विस देना तो दिखाई नहीं देता, तो उन्होंने इनवॉइस इशू और पेमेंट को प्राइमरी रखा, और अगर उनमें से कुछ प्रॉब्लम आई तो फिर सर्विस देने का अंदाज लगा के उसको रखेंगे। तो उन्होंने बोला अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हो गई है 30 डेज 45 डेज या कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस के केस में जो ड्यू डेट्स होती हैं उसमें, तो इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज क्लियर। अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुई है तो इनवॉइस तो हुई ही नहीं है, तो कंप्लीशन और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ठीक है, ओके, देखें यहाँ और आगे लिखा है व्हेन टाइम ऑफ सप्लाई कांट बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 13(2)(a) और बी। जैसे आपको इनवॉइस की डिटेल नहीं मिल रही है, आपको पेमेंट की डिटेल नहीं दिखाई दे रही है, जैसे सप्लायर है और जैसे मान लो एक नॉर्मल सप्लायर है, आपने उसको बुलाया आपके घर पे कलर करने के लिए, तो मल्टी में आया है या आपकी फैक्ट्री में आया है या आपके ऑफिस में आया है और कलर करके चला गया, क्या उसने इनवॉइस इशू करी होगी? क्या उसने पेमेंट बैंक अकाउंट से रिसीव करा होगा? नहीं, तो क्या इनवॉइस की डिटेल मिलेगी, पेमेंट की डिटेल मिलेगी? टाइम ऑफ सप्लाई समझ में नहीं आएगा। तो उस केस में जो रेसिपिएंट है उसने किस दिन एंट्री की है अपनी बुक्स में सर्विस को लेने की, वही क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, अगर इनवॉइस और पेमेंट वगैरह की डिटेल नहीं मिलती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेगा, डेट ऑन विच रेसिपिएंट शोज रिसीट ऑफ सर्विस। वो दिखा रहा है कि मेरे फैक्ट्री में इतने तारीख को कलर किया गया, तो रेसिपिएंट तो एंट्री कर रहा है ना, तो रिकॉर्ड मिल गया तो ठीक है। अगर रेसिपिएंट का भी रिकॉर्ड ना मिले तो लगता है 13(5) या 12(5), यानी जब कोई रिकॉर्ड ना मिले, मीनिंग ये होता है 13(5) अभी पढ़ा रहा हूँ, 12(5) और 13(5) कॉमन है क्योंकि बात कनेक्टेड है, से सुन लें। जब चोरी के एंगल से सप्लाई की जाती है ना, तब 13(5) आता है। प्रॉपर बताऊं, गुड्स हो या सर्विस, ना तो सप्लायर को डिटेल देगा ना ही रेसिपिएंट, क्योंकि आप तो छुपा के बेच रहे हो। तो जिस दिन पकड़े जाओगे, तो जो बंदा पकड़ा गया उससे पूछ रहे क्या आप रजिस्टर्ड हो, रिटर्न जाता है आपका, बोले हाँ रिटर्न जाता है, तो जो रिटर्न की डेट है वही टाइम ऑफ सप्लाई, और नहीं जाता है तो आज ही टाइम ऑफ सप्लाई, अभी पैसे चुका और यही टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो मैं जो आपको अभी बता रहा था 13(2) में बता रहा था इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर अर्लियर, और अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं करा है तो कंप्लीशन और पेमेंट व्हिचएवर अर्लियर। लेकिन अगर सप्लायर के एंगल से इनवॉइस पेमेंट वगैरह की डिटेल ना मिले तो रेसिपिएंट की बुक्स में देख ले कि किस दिन उसने रिसीव करने की एंट्री की है, वही टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। यानी यहाँ छुपाने की कंडीशन नहीं है, या सप्लायर छोटा है वो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, तो रेसिपिएंट की बुक से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और जब छुपाने की इंटेंशन होगी तो 12(5) और 13(5) लगेगा। तो जब आप पकड़े जाओगे आपसे पूछेगा रिटर्न फाइल करते हो क्या, ठीक है, तो इसका जो भी आप पकड़े गए हो इसका जो टैक्स बन रहा है वो रिटर्न के साथ चुका देना, वही टाइम ऑफ
सप्लाई बन गया आपका। और अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो जिस दिन भी आपसे पैसा मांगा जाता है, टैक्स मांगा जाता है, जिस दिन आप पकड़े गए उसी दिन पैसा मांगा जाएगा, वही आपके लिए क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। 12(5) और 35 बताया मैंने। अब हम पढ़ रहे थे 13(2), अब हम पढ़ रहे हैं 13(3). 13(3) किस बारे में है, आरसीएम के बारे में। बताओ गुड्स का आरसीएम का प्रोविजन बताओ, इसको इग्नोर करो। गुड्स का आरसीएम का प्रोविजन क्या था, गुड्स रिसीव हुई, पेमेंट करा, इनवॉइस प्लस 31 डेज। अब सर्विसेज केस में क्या होगा, इनवॉइस प्लस 61 डेज और पेमेंट की डेट। बस गुड्स थी तो रिसीव की डेट भी थी, सर्विस तो रिसीव की डेट नहीं है। ओके, यानी सेम प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है, सिमिलर कैसे हो गए, गुड्स की रिसीव की डेट या सर्विस की रिसीव की डेट नहीं है। बाकी वहां था पेमेंट, यहाँ भी है पेमेंट, और वहां था इनवॉइस प्लस 31, यहाँ है इनवॉइस प्लस 61। ओके, ठीक है। अब अगर आरसीएम ऐसे केस में लगता है, सपोज करें आपकी कोई एसोसिएट एंटरप्राइज इंडिया के बाहर, आप इंडिया में रिश्तेदारी, अब आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं, तो चाहे विद कंसिडरेशन हो विदाउट कंसिडरेशन हो, चूंकि वो रिश्तेदार है तो आईटीसी सॉरी तो सप्लाई मानेंगे। और चूंकि आप इंडिया में हैं और बिजनेस एंटिटी हैं तो आरसीएम लगेगा, आज ही पड़ा। अगर आप नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट होते तो एग्जम्प्ट होता, नॉर्मल केस में तो आरसीएम लगेगा। इतनी बात समझ गया, यानी आरसीएम लगेगा बस सामने वाला हमारा रिश्तेदार है। अगर नॉर्मल आरसीएम होता किसी भी केस में तो हमने जो पढ़ा वही था, पेमेंट की डेट इनवॉइस प्लस 61 डेज व्हिचएवर इज अर्ली। पेमेंट की डेट क्या मानी जाती है, जिस दिन आप अपनी बुक्स में पेमेंट दिखाएं या पेमेंट की एंट्री करें या फिर जिस दिन आपके अकाउंट से डेबिट हो, व्हिचएवर इज। इसमें कोई डाउट नहीं थी। लेकिन एसोसिएट एंटरप्राइज है तो खास प्रोविजन बनाया गया, और क्या प्रोविजन, चूंकि रिश्तेदार है तो टैक्स जल्दी से ले लेना है, तो उन्होंने क्या प्रोविजन बनाए हैं एसोसिएट के केस में, देखना ध्यान से। डेट ऑफ एंट्री ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट, क्योंकि एसोसिएट तो बाहर है और वो सप्लायर है, हम रेसिपिएंट है इंडिया में है, तब तो आरसीएम लग रहा है। तो हमारा ये एंगल से देखा जाएगा, तो आपने उससे सर्विसेज लेने की एंट्री, जिस दिन भी आपने दिखाया कि आपने उससे सर्विस ली है, पेमेंट की एंट्री नहीं, सर्विस लेने की एंट्री, और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज बुक एंट्री और डेबिट इन द बैंक अकाउंट। फिर से बताएं, एसोसिएट के केस में प्रोविजन बोल दें प्लीज। किसके एंगल से देखना है, रेसिपिएंट के एंगल से देखना है। तो उसने जिस दिन सर्विसेज लेने की एंट्री की वो, या जिस दिन पेमेंट करने की डिटेल है, व्हिचएवर इज अर्लियर माना जाएगा। ये हो गया 13(3) खत्म। 13(4) वाउचर है, ठीक है, आपको पता है आइडेंटिफाइबल है तो सेम डेट और नहीं तो रिडेम्पशन की डेट। 13(5) में बता चुका हूँ आपको, जब कोई डिटेल ना मिले तो अगर वो बंदा जो पकड़ा गया है वो रिटर्न फाइल करता है, रिटर्न की ड्यू डेट नहीं करता है तो जिससे उससे पेमेंट मांगा जाए वो 13(6) है, जो हमें डिले पेमेंट पे इंटरेस्ट पेनल्टी फीस मिलती है, जब वो हो जाए तब उसको टाइम ऑफ सप्लाई माना। इंटर के लिए इतना ही था, फाइनल के लिए एक प्रोविजन बचा, सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या है, अगर क्या हो जाए, रेट ऑफ टैक्स चेंज हो जाए तो क्या होगा। अगर रेट ऑफ टैक्स चेंज हो जाए तो क्या होगा, बस वो पॉइंट देख लें, 1-2 मिनट और लगेंगे और कंप्लीट हो जाएगा। देखें उन्होंने चार्ट भी बना हुआ है। रेट ऑफ टैक्स चेंज हो जाएगा, पहले मीनिंग समझ लें क्या हो रहा है। हो सकता है आप सर्विस पहले दें, इनवॉइस बाद में बने, फिर पेमेंट आए, लेकिन इनके बीच में कहीं रेट चेंज हो जाए, यानी पहले 12% टैक्स लगता था और अब 18 लगने लगे, तो जीएसटी की रेट कौन सी कंसीडर करनी है। टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल रहे हैं हम, निकाल रहे हैं हमें टाइम ऑफ सप्लाई तो इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर है, लेकिन रेट कौन सी लगेगी। तो रेट के लिए समझना ध्यान से, यहां मेन कंसीडरेशन दिया गया है कंप्लीशन ऑफ सर्विस को, प्लीज ध्यान सुनिए। मेन कंसीडरेशन किसको दिया गया है, कंप्लीशन ऑफ सर्विस को, ठीक है। एक मिनट लिख के बता देता हूं, वो कंफ्यूजन नहीं होगी। आप ऐसा माने कि ए पॉइंट ऑफ टाइम है जहां पर क्या हो रहा है, रेट चेंज हो रही है, यहाँ थी 12%, यहाँ थी 18%। ऐसा हो सकता है सर्विस का कंप्लीशन, इनवॉइस और पेमेंट। बस 2 मिनट और बैठे रहें ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, नहीं जो खड़े होते हैं निकल जाए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कंप्लीशन,
इनवॉइस, पेमेंट, तीनों चीजें पहले हो गई हैं, तो बताओ रेट क्या होगी? 12। ना ना, हमें रेट चाहिए, समझना, हमें रेट चाहिए, टाइम ऑफ सप्लाई नहीं ढूंढ रहे हैं, रेट चाहिए। कितनी होगी? 12। पहला केस। दूसरा केस, कंप्लीशन इनवॉइस और पेमेंट बाद में हुआ है, 18%, कोई डाउट ही नहीं। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ रेट क्या लेंगे हम, तो 12%, और इस केस में हम 18%। मुद्दा अब क्या आ रहा है? तीसरा मुद्दा ये आ रहा है, कंप्लीशन यहाँ हो जाए, इनवॉइस और पेमेंट यहाँ हो, तो इनमें से विचएवर इज अर्लियर लेंगे। ठीक है, ओके। चौथा, इनवॉइस और पेमेंट यहाँ हो जाए, कंप्लीशन यहाँ हो, तो इनमें से विचएवर इज अर्लियर लेंगे। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट, कंप्लीशन यहाँ हो, इनवॉइस यहाँ हो, पेमेंट यहाँ हो, तो इनवॉइस की डेट पे जो रेट होगी, इनवॉइस की डेट पे जो रेट होगी वही वही, यानी कौन सी रेट आने वाली है? 12% ही आने वाली है। ठीक है, छठा पॉइंट क्या है? कंप्लीशन यहाँ हुआ है, पेमेंट यहाँ हुआ है, इनवॉइस यहाँ हुआ है, तो पेमेंट को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ऐसे मत बोलो, गलत हो जाएगा, ना ऐसे याद करना कि बेचेवर चल लिया। ठीक है, अगर कंप्लीशन के साथ कुछ है तो वो उसको कंसिडर करो, कंप्लीशन के साथ नहीं है तो, अगर कंप्लीशन अलग से हुआ है, ठीक है, और इनवॉइस और पेमेंट बाद में है, तो बेचेवर अर्लियर कंसिडर कर लो। इनवॉइस पेमेंट पहले हुआ है, कंप्लीशन बाद में है, तो बेचेवर अर्लियर कंसिडर कर लो। अगर तीनों चीजें पहले हो गई हैं तो फिर बात ही खत्म है, तीनों चीजें बाद में हुई तो बात होनी ही नहीं। ओके, बाय बाय। स्टॉप।